Assalamu alaikum everyone. Welcome to our lecture 7 for Pathway to Digital World. I hope you all are doing good. जी Monday, Tuesday and Wednesday और third week शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 to 8 PM as usual. और our motive digital skills सीखने हैं जी हर सेशन में एक इंशाल्लाह, और साथ में क्या जी सॉफ्ट स्किल के ऊपर थोड़ा बहुत काम करेंगे और कुछ पैसा बनाने की बातें करेंगे। आगे चलते हैं जी। ये चैनल्स हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने ऑब्वियसली सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लेकिन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कर सकते हैं। और डिजिटल स्किल क्या होती है आप सब इसको ऑलरेडी जानते हैं कि आप किसी एक डिजिटल डिवाइस को, एक प्लेटफॉर्म को या एक एप्लीकेशन को अगर आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये आपकी डिजिटल स्किल है। और डिजिटल स्किल्स जो होती हैं इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, इसका कम्युनिटी के साथ लेना देना नहीं होता। आज की जो स्किल है वो हम कैनवा पे बात करेंगे। कैनवा पे ऐसे ऑलरेडी हम सेशन कर चुके हैं और ये तकरीबन हमारा इसमें तीसरा सेशन है। एक सेशन हमारा ऑलरेडी मिस है, वो रिकॉर्ड होकर आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह, जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट था। सो ये हमारा तकरीबन एज पर आवर प्लान ये थर्ड सेशन होना था। सो लेट्स गेट इनटू इट और कैनवा की आज कुछ मजीद डिटेल देखते हैं, वो डिटेल जो अभी तक आपने नहीं देखी। सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कैनवा के ऊपर आप लोगों को दिखाना, दैट इज कि हम कैनवा को यूज करते हुए अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं। चलिए जरा ब्रांडिंग का ना एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांडिंग यार होती क्या। अक्सर ये कहते हैं ब्रांड योरसेल्फ, और ये जी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं और हम जो है ना आपकी ब्रांडिंग पे काम करेंगे। तो ये अगर ब्रांड होता क्या है, देखिए ब्रांडिंग है ना, ब्रांड इज नेम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी कैप्टन साहब। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट करना चाहें या इस पर जरा क्लैरिटी लेना चाहें कि ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है सादा लफ्जों में, एक तो है ना टेक्निकल डेफिनेशन, वो जो फिलोसफर है बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग देते हैं, हम यार इतने काबिल हैं नहीं, हम सादा सादा बातें करने की कोशिश करते हैं। सादा लफ्जों में ना ब्रांडिंग ये होती है, ब्रांडिंग मीन्स आपकी पहचान, आइडेंटिटी। ब्रांडिंग का क्या मतलब है? आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, यानी आपको लोग जानते हो। दैट्स इट, दैट इज ब्रांडिंग। मतलब ब्रांड ये होता है कि यार आपकी ना पहचान हो। वो बात की कहानी है मैम, इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी, वो और चीज है। ब्रांड जब आप कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे रिमशा साहब हैं, अब इनकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? इनकी पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि इन कम्युनिटी पीपल नो हर। और क्या जानते हो, मतलब उनका कोई स्कैम निकला हो या क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। जब हम कहते हैं ब्रांडिंग तो ये पॉजिटिव सेंस में होती है, ठीक है। और जब हम प्रॉपरली कहते हैं ब्रांडिंग तो ये प्रोफेशनल और बिजनेस के सेंस में होती है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप शर्ट उतार के बाइक के ऊपर बैठ के, लड़कों की बात कर रहा हूँ, आप पूरे एक शहर का चक्कर लगा दें, मीडिया न्यूज में आ जाएंगे, आपको फेम भी मिल जाएगा, बट यू आर नॉट अ ब्रांड, पीपल कैन नॉट फॉलो यू, ठीक है। जब हम ब्रांड की बात करते हैं ना, तो ब्रांड की बात बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह होती है कि पीपल नो यू ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेकिन इस चीज का बेनिफिट आपके बिजनेस को हो या आपकी प्रोफेशनल कैरियर को हो, देन इट्स योर ब्रांड, यू आर अ ब्रांड, या आपने अपनी ब्रांडिंग की है। मैं एक दो नाम लेता हूँ, आपको आप में से अक्सरियत को उनका पता होगा। इमरान खान को सब जानते हैं, नवाज शरीफ को सब जानते हैं, ठीक है। इमरान खान को कहेंगे तो ही इज अ ब्रांड, बट क्या नवाज शरीफ ब्रांड है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जानते दोनों को हैं सब, ठीक है। तो आई होप कि इससे ना आपको क्लैरिटी इन अ नेगेटिव वे, यू आर राइट। तो द पॉइंट इज कि ब्रांड जो होगा वो पॉजिटिव सेंस में होगा, ठीक है। अगर हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव सेंस में होगा। और यस, इमरान खान एक चीज ऑब्वियस, आप बेशक इख्तिलाफ करते रहे उसकी पॉलिसी से, उसकी सियासत से, यू टर्न कहते रहे, कुछ भी कहते हैं, बट ही इज अ ब्रांड। यार दुनिया उसको जानती है और दुनिया उसकी वजह से आपके मुल्क को जानती है, दुनिया उसकी वजह से आपको जानती है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, वहां पे कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कहेंगे यस फ्रॉम वेयर यू आर, इमरान खान का नाम ले लें, बोलते ओ इमरान खान, सो यू आर फ्रॉम हिज कंट्री। इस लोग, अब ये मिसालें आप सुन चुके हैं मीडिया पे, बताते खुद ये वाला जो एक्ट्स और ये वाला जो कंटेंट दुनिया में शेयर किया जाता है, सिर्फ इमरान खान को मजीद ब्रांड बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस वक्त ये जो मैं एक एक्ट कर रहा हूँ उसकी एग्जांपल कोट करके बताते खुद मैं उसको मजीद ब्रांडिंग कर रहा हूँ उस बंदे की। तो मेक सेंस? व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज कि पीपल नो यू, ब्रांड इज के लोग आपको जानते हैं, ब्रांड इज के यू हैव एन आइडेंटिटी, ठीक है। एसएनएस जायंट्स तब एक ब्रांड बनेगा जब लोगों के सामने आएगा ना एसएनएस जायंट्स, तो उनको पता चल जाए एसएनएस जायंट्स एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान की और इंटरनेशनल आईटी इंडस्ट्री के लिए लोगों को, लोग कौन से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खसूसन
और अमूमन जो है फ्रीलांसर्स और बाकी भी जो आईटी से स्पेसिफिक लोग हैं उनको ट्रेन करती है, तैयार करती है, और इनके विजन में शामिल है कि यार हमने रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करना है और हमने लोगों को उस नहज पे लेके जाना है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कामयाबी से काम कर सकें और मूव ऑन कर सकें और टॉप आईटी कंपनीज बनानी और इस तरह की कहानी। ओके, ये सारी जो मैंने अभी कहानी की अगर ये लोगों के जहन में पहले ही बैठ जाए, जैसे ही नाम है एसएनएस जॉइंट्स, इसका मतलब हम ब्रांडेड है, हम ब्रांड बन चुके हैं। अगर नहीं आता उनको बताना पड़ता है, ऐसे भी मैंने पूरी कहानी सुनाई है फिर भी आदमी को समझ नहीं आई होगी, इसका मतलब अभी तक हम ब्रांड नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएनएस जायंट्स इज नॉट अ ब्रांड एट दिस मोमेंट। और अगर मैं कहूँगा कि एसएनएस जायंट्स की अगर हम ब्रांडिंग करने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि यार व्हाट इज एसएनएस जायंट्स, एसएनएस जायंट्स का मतलब क्या, हमारा मोटिव क्या, हमारा मकसद क्या, हम क्या है। इसी तरह से अगर आपके सामने नाम है मुजम्मिल तो आप कहेंगे कौन मुजम्मिल भाई, ठीक है। मैंने आपको कहा ना इमरान खान, तो आपके जहन में एंकर इमरान खान नहीं आया होगा, आपके जहन में मेरा एक क्लास वाला था मिलिट्री कॉलेज का इमरान खान, वो नहीं जहन में आया होगा, एक स्पेसिफिक इमरान खान जहन में आया, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने नाम लिया जाए मुजम्मिल, आई डोंट थिंक आपके जहन में एक स्पेसिफिक ये मेरा नाम आएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रांड। लिहाजा जब कभी आपको कहा जाएगा ना ब्रांडिंग योरसेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को एटलीस्ट अपने सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में इस तरह का कर दें कि पीपल नो यू, दे नो यू, दे रिकॉग्नाइज यू, वो आपको जानते हो, वो आपको समझते हो, वो आपके बारे में एटलीस्ट उतना जानते हो जितना आप उनको बताना चाहते हैं। अगर ये कर लेते हैं आप तो यू आर ब्रांडिंग योरसेल्फ। तो ये हमने पहले 10 मिनट हमने गपशप कर ली है। यस, शाहीन अफरीदी इज अ ब्रांड, शाहिद अफरीदी इज अ ब्रांड, पीपल नो देम, ठीक है। ऑब्वियसली दे ऑल बिकम अ ब्रांड, ठीक है। फिर ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए स्पॉन्सरशिप करके उनसे पैसे लेकर उनको भी ब्रांड बनाते हैं, यू आर गुड। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि जब मैं कहूंगा कि ब्रांडिंग योरसेल्फ, तो ज़ैनब जवेरिया और बाकी कुदसिया आप लोगों के लिए क्या समझ आती है ब्रांडिंग योरसेल्फ का, कि व्हेन वी से ज़ैनब तो ज़ैनब अशरफ ही जहन में आए, व्हेन वी से जवेरिया तो जवेरिया कवल ही जहन में, व्हेन वी से कुदसिया तो कुदसिया ताहिर ही जहन में आए, और पता हो कि वो मैडम क्या करती हैं, कहाँ से हैं, किस तरह से, उनको क्या चल रहा है जिंदगी में, वो क्या मोटिव लेके बैठी हैं, और मेरा उनको जानना मेरे लिए या दुनिया के लिए क्या फायदेमंद है, या किस तरह से है। इफ़ यू आर वैल्यूएबल देन ही लोगों को आपको जान के फायदा होगा ना, ठीक है। तो दिस मीन्स ब्रांडिंग। हम लोग पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा नहीं समझते और हम ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करते, बट जो इंटरनेशनल लोग हैं ना, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो अदरवाइज प्रोफेशनल्स हों, जो यानी इंडस्ट्री का काम करने वाले हैं, प्रोफेसर्स हों, फर्दर मतलब अब उनकी कोई भी कैटेगरी उठा लें, डॉक्टर्स, इंजीनियर, दे ट्राई टू वर्क ऑन दिस, वो अपने आप को ब्रांड करते हैं। क्या करते हैं? ब्रांड करते हैं। अब ब्रांडिंग की ना 3-4 बुनियादी चीजें होती हैं जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ अगले 10 से 15 मिनटों में, और मुझे यकीन है कि आपको ये सब समझ आ जाएगा। ब्रांड क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता सर, या किसी के काम पे, देखिए वो बात की बात है, यू नो देम दैट इज मोर देन इनफ। अब शाहीन शाह अफरीदी एक मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म करता तो क्या कहेंगे, वो घटिया ब्रांड है। ब्रांड देखिए लफ्ज ब्रांड में बता रहा था, ठीक है। बाकी अब आप बिजनेस की साइड पे ना जाए, हमने जो समझ रहे हैं उसकी तरफ फोकस करें। हमारी ये डिजिटल स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल स्किल है कि हमने कोई लोगों को कंटेंट बना के देना है ना। तो अब मैं उस हवाले से आपको ब्रांडिंग बता रहा हूँ कि भाई दुनिया को इस तरह की ब्रांडिंग आपसे चाहिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जात के लिए। अब अपनी बिजनेस के लिए, अपनी जात के लिए जो ब्रांडिंग चाहिए, उसका मकसद क्या है? उस बिजनेस का अपने आप को रिकॉग्निशन लेवल पे लेके आना, कि भाई लोग हमें पहचानना शुरू कर दें, लोग हमें जानना शुरू कर दें। ये जो हमारा मोटिव या हमारा मकसद या हमारा स्लोगन है, मिसाल यू फोन, क्या जहन में आता है? सबके जहन में पट्टी चली होगी, किसी को जहन में आइए तो लिख दे यू फोन, किसी के जहन में एग्जैक्टली मैम तुम ही तो समझ है ना। इसी तरह से यू फोन के बाद कोई और इस तरह की कंपनी, जैज का क्या आता है? जोंग, सब कह दो, ऐसे ही है, एक नेटवर्क, एक आवाज, दुनिया को दिखा दो। इसी तो ये इन लोगों ने अपने आप को बनाया है ना। अब जब ये स्लोगन सामने आएगा, ये नाम सामने आएगा, तो ये आपको उनके आपके यानी बैक ऑफ द माइंड, हाँ जी एग्जैक्टली, डॉलर्स का रिलायबल है, तो ये ब्रांड्स हैं, इसी। तो दिस इज द रिकॉग्निशन। डॉलर्स का मतलब आपके डॉलर्स का फ्रिज ही जहन में आएगा, एसी जहन में आएगा, ऐसे ही है ना, हायर आएगा तो एसी। तो दे हैव ब्रांडेड देमसेल्व्स। तो ये ब्रांड करना ना, ये मार्केटिंग है, ठीक है, कि पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू विद योर नेम, विद योर वर्क, आप क्या करते हैं, और उससे उनके जहन में आपके बिजनेस की पूरी पिक्चर आ जाए, या एटलीस्ट आपके बारे में पूरी पिक्चर आ जाए कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, और आप उनको कैसे फायदा दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, यही ब्रांडिंग है।
ठीक है। और आप सब ने अपनी जाती तौर पर ब्रांडिंग में काम करना है। याद रखिएगा फ्रीलांसिंग के अंदर विदाउट ब्रांडिंग आप कुछ भी नहीं है। अगर आपने आपको ब्रांड ही ना कर सकते भाई आप कुछ भी नहीं है, आपने जीरो आउट हो जाना है बहुत जल्द। सर हम ये भी कह सकते ऐसा नेम जो कोई डिनाई ना कर सके। नहीं, अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद अफरीदी को डिनाई कर दे, मैं नहीं जानता, जो बंदा क्रिकेट ना देखता हो। बट हम इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट यस मतलब ब्रांडिंग इज कि मेजोरिटी या एक वाइड रेंज आपको जानती हो, बस आप एक ब्रांड है। ठीक है, या आपका नाम आए तो अक्सरियत को आइडिया हो जाए कि आप कौन है क्या है। जो जितना ज्यादा जिसको जाना जाएगा उतना बड़ा ब्रांड होगा। कोका कोला को 198 मुल्कों में पजीर आई है, जानते हैं लोग, वो उतना बड़ा ब्रांड है। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर SNS जॉइंट्स को सिर्फ आप 500 लोग जानते हो, उतने छोटे ब्रांड है, जानते तो हैं 500-700 लोग। तो बात समझ रहे हैं? तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा कि वो जो लोग आपको जानते हैं आपके नाम से, आपके बिजनेस को, वो उतना ज्यादा बढ़ता जाए। यस एसेट्स के टर्म में आप कह सकते हैं, लेकिन अभी हम बिजनेस की क्लास नहीं ना ले रहे। आप ठीक कह रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स है, बिल्कुल ऐसे ही है। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो फिजिकली नजर आए, बेचे जा सकते हो, और इनटेंजिबल भी बेचे जा सकते हैं लेकिन फिजिकली नजर नहीं आते। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ब्रांड का नाम और उसकी जो आइडेंटिटी और लोगों के जहन में उसका ये गुडविल है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, मेरी नजर में सबसे बड़े ब्रांड का नेम क्या है? कंपनी की बात करूं, इंसानों की बात करूं? अगर किसी एक शख्सियत की सबसे ज्यादा दुनिया में ब्रांडिंग हुई है ना, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी जात, उनकी मतलब मुबारक कदम इस दुनिया में नहीं आए थे तब से उनकी ब्रांडिंग स्टार्ट हुई थी, अल्लाह ताला ने करना शुरू की थी, और आज तक जो है ना ये हकीकत है कि हुई है, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ये इंडिविजुअल की बात है। अब कंपनीज जो है वो मेरे भाई ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो वक्त के साथ है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? बेटा ये कैनवा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ना, एक ये जो आपका गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं, यानी इनको आप टच नहीं कर सकते ना, हाथ नहीं लगा सकते। मोबाइल में पबजी गेम है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। ओके, गुड होगा। तो आज हम प्रैक्टिकल साइड में नहीं गए अभी तक, देखें 10 मिनट जाएगा सिर्फ। आज ना ब्रांडिंग का वैसे 2-3 चीजें बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी, बस मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देखते जाए। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड आपका है किसी का? आई विश सबको, किसी का नहीं है, कोई मसला नहीं यार, बना लेते हैं, आज बना लेते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के बारे में, बट एनीवेज अब बिजनेस कार्ड की जगह आप ना पर्सनल विजिटिंग कार्ड कह सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कार्ड तो कंपनीज का होता है ना, तो आपको पर्सनल विजिटिंग कार्ड होगा। ओके, तो देखें ये जी आपका पर्सनल विजिटिंग कार्ड हो सकता है। तो आप इस तरह का कोई भी इस तरह का अपना कार्ड बना सकते हैं उठा के। मिसाल ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए कि खातून की तस्वीर है, इसलिए कि इसने साफ सुथरा किया हुआ है। वैसे तो और भी बहुत से अच्छे हैं, कोई और भी हम देख सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसको लाइक नहीं करते, इसे सेलेक्ट करते हैं और तो आपको आज करके दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। जी, तो ये बिजनेस कार्ड ना आमतौर पे जो न्यू लोग होते हैं ना, वो बिजनेस कार्ड बनवाना चाहते होते हैं अपने आप को ब्रांड करने। जब नया नया पढ़ते हैं, नया नया सीखते हैं ना यूनिवर्सिटीज के अंदर आकर, तो दे ट्राई टू गेट दिस वर्क डन। खुद उनसे किया नहीं जा रहा तो समझ नहीं आती कलर स्कीम कौन सी चूज करें, सैंपल कौन सा उठाएं कलर का, ये वो। फिर वो क्या करते हैं, वो दोस्तों को कहते हैं यार मेरे से 20-30-50 डॉलर ले लो और मुझे जो है ना वो कर दो, ब्रांड कर दो। तो आप इस तरह से एक तस्वीर उठाएंगे और आप यहाँ प्लेस कर देंगे, और आप ये देखेंगे यहाँ ना पेड इसमें क्या है आखिर ऐसा, क्योंकि इसने कहा हुआ है कुछ चीज़ें ना पेड हैं। तो जिन चीज़ों जो पेड होंगी ना चीज़ें, उसके ऊपर समझ लें वाटर मार्क इन्होंने ना लगाया होता है। तो आपने देख लेना कि इसमें ना पेड क्या है। अब ना आपका ये देखें, इसमें कंपनी नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना स्लोगन लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप एक छोटा सा अपना लोगो सा टाइप बना के लिख सकते हैं, और ये मेरा नाम हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे यहाँ नाम फिट ही नहीं आएगा, वाह क्या बात है। अब इसके एडजस्टमेंट भी आपको करके दिखाते हैं। ओह, बैड सीन हो गया, अब जाके यहाँ पे। तो अब दो में से एक चॉइस है, तो उसको छोटा कर दें, और छोटा करने से मज़े का नहीं लग रहा, या इसके एडजस्टमेंट चेंज करें।
हम एडजस्टमेंट चेंज करने की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर इमेज के साथ फिट इन नहीं होगा। तो मैं ये देख सकता हूँ यार मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ फिट करूँ। तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये उड़ा दें, फिर कैसा लग रहा है? फिर ये ओके लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सैयद मुजम्मिल हुसैन मेरी डेजिग्नेशन जी, डायरेक्टर एंड CEO SNS जाइंट्स। फिर 2 लाइन्स पे चला गया। ओके, एक लाइन में कर लें। और फर्दर क्या है जी, मोबाइल नंबर मैं अपना दूंगा नहीं आप लोगों को। ईमेल, ईमेल चले मुझे कर लें। अब ये भी बहुत बड़ी है, इसमें फिट इन नहीं हो रही। तो फिर क्या किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है। और दिस इज़ इट। अच्छा, अब जब मैं इसको छोटा करूँ बड़ा करूँ तो आप देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही। अब ये मुझे खुद करनी पड़ेंगी फिर एडजस्टमेंट्स बैठ के। और जी जी, ये आपका बिज़नेस कार्ड ही है। आमतौर पे विजिटिंग कार्ड बिज़नेस कार्ड एक ही होते हैं हमारे यहाँ तो, और अदरवाइज़ दुनिया में भी तकरीबन एक ही समझे जाते हैं। तो बस इसके अंदर ये बुनियादी आप 3-4 चीज़ें अपडेट कर सकते हैं एंड दिस इज़ इट। और इसकी बैक मतलब ये आपकी फ्रंट साइड, ये बैक साइड, या जिसको जिस तरह यूज़ करना चाहें, 2 ही साइड्स बनती हैं। यहाँ पे आमतौर पे अपना जो लोगो बनवाते हैं अपने पर्सनल नेम के साथ आप वो लगा देते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग आप सबको आती है, नहीं आती तो वो भी बड़ा सिंपल है। आप मिसाल के तौर पे एक पर्सनल नेम का लोगो बना सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है ना कि आप लोगो बनाएं नेम के साथ, तो उसकी कोई ना कोई ना यहाँ पे ये आ गई, देख रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं कुछ 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 ऐसा करना चाहता हूँ। नहीं, लोगो तो लोगो होता है ना। तो अब मिसाल के तौर पर हो सकता है मैं यहाँ पे लिखूँ एस और सैयद मुजम्मिल SM करके ना मैं बना दूँ, और नीचे मैं सिंपल यही लिख दूँ HUSSAIN, कुछ ऐसा। और मैं चाहता हूँ कि यार SM हुसैन के नाम से मुझे जाना जाए, और यही मैं यहाँ पे ना ब्रांड के तौर पे ना यूज़ करना चाहता हूँ। तो कैसे जी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बराबर हो जाए, कुछ ऐसा। अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा। देख रहे हैं जी। अब होगा क्या, ये SM हुसैन आ गया। अब मैंने क्या किया, मैं इसको कर सकता हूँ यहीं से ही डाउनलोड। सो अब जब डाउनलोड करने जाएंगे तो दोनों पेज डाउनलोड करने का कहेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक ही हो। सो पेज 1 जिसको मैंने एडिट किया, डाउनलोड डाउनलोड। अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे हमने ना अपना लोगो लगाना है या ऐसी कोई चीज़ ऐड करनी है, या इवन मैं इधर भी जहाँ मैंने इमेज लगाया था, हो सकता है यही ऐड मतलब अपना लोगो ऐड करना चाहूँ। बिल्कुल इधर ही मैं इधर करता हूँ। तो ये तरीका है जी। सो अब एक हमने ब्लेंडर किया, अब आप देख रहे हैं क्या है भला। जब हमने इसका बैकग्राउंड रखा तो हमने बैकग्राउंड वो नहीं रखा जो हमें वहाँ चाहिए था। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वो यहाँ से कलर पिक कर लें, क्या इसका कलर क्या है बैक इसके अंदर से, ये कलर, तो हमें यहाँ से इसकी ये मिल जाएगी वैल्यू। ये मैंने उठाई और मैं इधर आया और यहाँ पे आके मैंने इस कलर के अंदर यही वैल्यू प्लेस कर दी, और आपने देखा सेम कलर हो गया। एंड नाउ व्हाट्स द डिफरेंस। अच्छा, ये उसने चीज़ की है स्टाइल डालने के लिए ना। ओह, ये देख रहे थे,
कि SM वैसे पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा था ना, तो अब इस चीज़ को भी हम ना वही कलर दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम इसको तो जो यहाँ रखा हुआ था वो कहाँ गया, ये पड़ा है, हमने दोबारा, ओहो ब्लेंडर हो रहे हैं मेरे से जल्दी जल्दी में। कुछ ऐसा ही था। ऑल ओके, अब हम इसको करते हैं डाउनलोड। सो दिस इज़ डन जी। देखिए अभी मैं बड़ा बेसिक सा काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, 1-2 मिनट ही रह गए हमारे इस टाइम को ख़त्म होने में। तो इन शॉर्ट समझाना ही चाह रहा हूँ कि भैया आप ये चीज़ें खुद जो है ना अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी और के भी इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, वो कोई फर्दर किसी और बहुत बड़े डिज़ाइनर से या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट चीज़ें गिवन हैं, आप यहाँ पे ऐसे सेटिंग करके अभी बहुत आगे आ रहे, तो इसको सेंड टू बैक कर दें, तो जो चीज़ें हैं वो इसके आगे हो जाएंगी, और दैट्स इट। आप इसको मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं चाहें तो, बट आई थिंक इतना बेहतरीन लग रहा है SM हुसैन बैक के ऊपर। और इधर मैं अपनी इमेज सैयद मुज़म्मिल हुसैन और बेसिक इन्फो दे के इनकी तरह सेटिंग कर सकता हूँ, एंड वी आर डन विद दिस। तो इस तरह से आप किसी का पर्सनल कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, और इट इज़ ऑब्वियस के ये ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शन के हद तक मैंने नहीं बताया, मैंने आपको जेनेरिक बताया, अब ये हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा था कि यहाँ पे जो है ये भाई ने अपना नेम लिखा हुआ है सेम उसी तरह से जैसे उधर उसने किया था ना, कि ये SM हुसैन जैसे मैंने यहाँ किया है। तो अगर इसी को ही मैं यहाँ से पकड़ूँ, Ctrl+C करूँ, और मैं यहाँ पे आके Ctrl+V करूँ, प्लेस होता है, यस हो गया। तो करना ये है कि ये बहुत बड़ा प्लेस हुआ है, तो इसको मैं यूँ छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा है कि चीज़ें मुझे नज़र आनी शुरू हो जाए, और इन सब को मैं यहाँ पे इन सब के साथ एक और काम भी किया जा सकता है, क्योंकि आप राइट क्लिक करके ना ग्रुप कर दें, तो अब ये हो गया ग्रुप सारा का ना। तो अब इसको उठाया आपने, डिलीट कर दिया, और यहाँ पे इसको प्लेस किया, इसको बड़ा कर दिया जो SM हुसैन हमने बनाया था अभी। और अब इसमें करने वाले काम क्या है कि हमने ये जो ग्रीन है, सॉरी ये नीचे जो है अब होगा क्या, क्योंकि ये ग्रुप है तो ये ग्रुप उस वक्त तक जब तक अनग्रुप नहीं करेंगे 1 बाय 1 हमसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हमने क्लिक किया, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है हमने वही कर दिया। तो आपने देखा कि ये अब कैसा लग रहा है आपको, इसी अच्छा इसको आप मज़ीद गोल्ड कलर ये जो इसके अंदर है इमेज वाला वो देना चाहें, या जो ये कलर है ये देना चाहें, वी कैन चूज़ दैट एज वेल। यानी फॉन्ट कलर में आप आएँ, और ये जो ऑलरेडी कलर्स यहाँ दिए हैं आप वही सिलेक्ट कर लें यहाँ से। तो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग क्लियर। तो इसी बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर कार्ड जो कि आप दुनिया को देते रहें अपना। और आप इसको ऑनलाइन या डिजिटल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, इवन कैनवा वालों को भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको प्रिंट करके आपको घर भेज देंगे अगर आपको घर USA में आता। तो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। बिज़नेस कार्ड बनाना आज सबको आपको आ गया। आज हमने 2-3 और चीज़ें भी यहाँ करनी थी, आई विश अगर मेरे पास थोड़े से और टाइम है तो हम कर सकें। बिज़नेस कार्ड तो क्लियर है आप सबको, कोई ये नहीं कह सकता मुझे बिज़नेस कार्ड बनाना नहीं आता। कोई आपको कहे बिज़नेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कैनवा पे जाएँ, फीस वीरीला बना के उसको भी दे दें, अपने पास अपना भी रख लें, और ये बहुत आसान है, कोई इसमें साइंस नहीं थी, आपने देखा है केवल इसमें टेक्निकल नॉलेज था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ना आप रिज्यूम्स बना सकते हैं। रिज्यूम पे टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बेसिक हिंट देता जाऊँगा, बाकी काम आप खुद उसमें करेंगे। देखिए सबसे पहली बात मज़े की है, यहाँ पे ना काफ़ी सारे ना आपको रिज्यूम के ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब आपने ये फिक्र नहीं करनी, यहाँ पेड लिखा हुआ है, डॉलर है, पेड है, तो आप इसको चूज़ नहीं कर सकते। भाई कर लेना चूज़ एक दफ़ा, कोई मसला नहीं, क्या आ जाता है यार, आपने तो कर लेना चूज़। फॉर एग्जाम्पल ये पेड वर्जन है, हम इसको कर लेते हैं, आपको अच्छा लगा तो आपने इसको पिक कर लिया। अब जाहिर बात है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है ना हो, आपकी रिक्वायरमेंट से डिफरेंट भी हो सकती हैं।
तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा ज़ूम इन, और ज़ूम इन करने के बाद हम इसको फिर एडिट करने की कोशिश करते हैं साथ साथ ही। सो जी ये ज़ूम इन हमने कर लिया और हमने ये देखा कि जी ये हमारा नाम है, तो नाम इन्होंने लिखा हुआ है सैयद मुज़म्मिल हुसैन। अरे बहुत बड़ा हो गया ना, आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट मज़े की नहीं लग रही, इसके इमेज के बिल्कुल बराबर आ रहा है, और जो नीचे मेरी टैग लाइन थी वो भी बड़ी अजीब सी हो गई है। तो व्हाट शुड आई डू, मैंने ये किया तो ये देखें थोड़ा सा कुछ सेंस बना रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आके फिट नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूँ कर दूँगा, देख रहे हैं। अच्छा जी मैं क्या हूँ, वही कहानी। ओह अच्छा, अब मैं हमारा एस जो है ना एन छोटा है उसके अंदर, अब मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा ये सारा इतना कैपिटल में इतना बड़ा बड़ा नज़र ना आए, तो ये मैं आके इधर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब जी मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव है कि आई वांट टू, मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं सारा यहाँ लिख सकता हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस I2C है वगैरह वगैरह, फुल 3 है, वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। और एजुकेशन और कॉन्टैक्ट और ये सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दें। स्किल्स के अंदर बातें करना, लोगों को टाइम ज़ाया करना, प्रोजेक्ट्स ख़राब करना, जो भी दिल में है सारा कुछ आप लिख सकते हैं। और ये 2-3 एक्सपीरियंसेस एंड दैट्स इट, आपकी रिज्यूम तैयार। इस रिज्यूम के हवाले से ना 2-3 चीज़ें आपने ना बड़ी क्लियर आपकी होनी चाहिए। पहली बात इसके अंदर है कि आप लिखने क्या जा रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना आप लोगों को बताते हुए, आपने साफ़ सुथरी चीज़ें लिखनी है। देखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है ना, इस हवाले से जहन में रख लें आप सब के सब, आपको बहुत जल्द रिज्यूम्स बनानी पड़ेंगी। कैरियर ऑब्जेक्टिव मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, बेटों सब, कैरियर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप आज से 30 साल के बाद क्या कर रहे होंगे। कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब आपके बच्चे आप जितने हो जाएं तो वो आपको क्या बुलाएं। तो अगर आप उस हवाले से क्लियर है ना, एब्सोल्यूट क्लियर है, एक्चुअल में कैरियर ऑब्जेक्टिव वही होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इंटरव्यूअर भी उतनी ही सोच लेके बैठा होता है जितनी आप लेके गए होते हैं, या उसको पहले से पता होता है बच्चे ने यही 2-4 टिपिकल बातें करनी है, वो आपसे ज़्यादा बॉदर नहीं करते, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव पे बात नहीं करते। वरना याद रखिएगा, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं या आप कहीं रिज्यूम भेजते हैं, अगर वो रिज्यूम देना आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव या के तक पहुँचने के लिए जो आप पाथ डिसाइड कर रहे हैं उस पाथ का हिस्सा नहीं है, तो आप वहाँ क्यों दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये मतलब टेक्निकली मिस्टेक है वो बात। ये हमारे साथ भी बड़ा ब्लंडर होता है। ये हम एज अ कंपनी यहाँ पे बैठे हैं, हमें लोग चाहिए होते हैं, टाइम टू टाइम हम जॉब ओपनिंग्स करते हैं, लोग रिज्यूम्स देते हैं। पिछले दिनों हमने कोई तकरीबन 200 रिज्यूम्स को आग लगाई है। ये बातें नहीं बताने वाली होती, डिस्पोज ऑफ तो करना है ना, हमने किसी को रेडी वाले को थोड़ी भेजने है रद्दी में। अब जो वो यूज़लेस रिज्यूम्स हैं उनको हम क्या करें। तो तरीका क्या होता है कि जब भी आप कैरियर ऑब्जेक्टिव अपना डिफ़ाइन करते हैं ना, तो भाई कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है आज से 30 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे। एक बंदा कहता है भाई मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव है आज से 30 साल के बाद भी मैं फ्रीलांसर हूँगा। एक बंदा कहता है क्योंकि मुझे भाई इंजॉय करना और चलते फिरते काम करना पसंद है, मेरा यानी एक जगह टिक के बैठ के उस तरह से काम नहीं करना चाहता, ना ही मैं कर सकता हूँ। एक बंदा होता है कहता है कि भाई मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँगा और मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं 32 साल के बाद मैं उस कंपनी का CEO बनना पसंद करूँगा। एक बंदा कहता है यार मैं अपना बिजनेस करूँगा इवेंचुअली, मैं उसके लिए एक्सपीरियंस लेने सिर्फ आ रहा हूँ यहाँ पे, या ऐसा कुछ। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर कैरियर ऑब्जेक्टिव। और कैरियर ऑब्जेक्टिव जो आपका होता है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए, कैरियर ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए, देखिए एक है आपका ज़िंदगी का गोल। ज़िंदगी का गोल तो मरने तक है ना, जब तक आप मरे नहीं हैं तब तक आपका वो गोल चलता रहेगा। और गोल अगर पहले ही आपने पूरा कर लिया तो फिर आपको गोल गोल तो ना हुआ, बकवास थी। वो गोल तकरीबन जो ज़िंदगी का गोल होता है ना, वो इतना हैवी बनाना चाहिए कि आप मर जाएं लेकिन वो अचीवेबल अभी भी ना हुआ हो, यानी आप चलते रहें चलते रहें चलते रहें। लेकिन उस गोल तक पहुँचने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उनमें से एक ज़िंदगी का एक कैरियर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, स्पेसिफिकली कैरियर, देखें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इंसान के। शादी करना आपका एक ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपके 10 बच्चे हों, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और लेकिन हो सकता है कि, समझ रहे हैं, तो लेकिन वो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैंने कौन सा ऐसा काम करना है, या मैं क्या ऐसा प्रोफेशनली या अदरवाइज़ कर रहा हूँ कि जिसकी बुनियाद पे मैं पहचाना जाऊँ, मैं जाना जाऊँ कि वो मेरा ज़रिया मुआश हो, वहाँ से मेरी रोज़ी रोटी चलती हो। तो वो क्या होगा, वो आपने क्या कैरियर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव था, मेरे जहन बनाया हुआ था, मैंने अपनी कंपनी ओपन करनी है, मैंने IT सेक्टर के अंदर बूम करना है, मैंने रिसर्च पे काम करना है, मैं इंजीनियरिंग सीखूंगा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूँगा। इतना कुछ तो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। कैरियर ऑब्जेक्टिव एक होता है, क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, कि मैंने ये बनना है। वो बनने के लिए पाथ आपका क्या होगा वो डिफरेंट हो सकता है, वो वेरी कर सकता है।
यानी बख्तावर शाह साहब का जो कैरियर ऑब्जेक्टिव होगा, या जो हुरिया जैनब का कैरियर ऑब्जेक्टिव होगा, या जो कुदसिया ताहिर का कैरियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है तीनों का सीईओ बनना हो, लेकिन वो सीईओ बनने तक की जो जर्नी है वो तीनों की डिफरेंट होगी। उसकी वजह ये है कि तीनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट, तीनों की वीकनेसेस डिफरेंट, तीनों के पास जो सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो डिफरेंट, तीनों के जो रेलेवेंट थ्रेट्स हैं वो डिफरेंट, तीनों के फैमिली के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, तीनों की साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल स्टेट्स डिफरेंट। तो आप कभी भी दो लोगों को एक जुमरे के ऊपर, एक ही यानी पैराए के ऊपर या एक स्केल के ऊपर वो बराबर आप कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा दो लोगों की जर्नी कभी भी एक जैसी नहीं होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। लिहाजा कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आज आप लोगों का थ्योरेटिकल लेक्चर हो गया है डिजिटल सेल से बढ़ के। तो भाई मेरे कैरियर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप आज से 30 साल के बाद क्या होंगे ये आज आपने डिसाइड करना है। वो जब आप डिसाइड कर लें कि भाई मैं ये हूँगा और मेरे सर्कमस्टांसेस मुझे इतनी इजाज़त दे सकते हैं, तो लिहाजा फिर आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात, अपने मेंटोर और बाकी लोगों के साथ मिल के एक प्लान बनाते हैं कि मेरे ये कैरियर ऑब्जेक्टिव है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कौन सा पाथ इख्तियार करूँ कि मैं बाइज्जत तरीके से इन 30 ईयर्स में वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, अगर आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आप 2 साल में पहुँच गए हैं वहाँ, तो फिर वो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव था नहीं एक्चुअली, समझ रहे हैं। फिर या फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता। गुड लक इज समथिंग एल्स, कि आपने बनाया 30 साल का था लेकिन कोई ऐसे लक हुई कि आप यकदम वो हो गया, वो अल्लाह की तरफ से देन है, वो जैसे इनाम हुआ आप पे। लेकिन अदरवाइज इंसान का कैरियर ऑब्जेक्टिव है, यस दैट पाथ शुड टेक सम टाइम। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें मोल्ड होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप पे मेहनत होगी, आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखेंगे, ग्रैस्प करेंगे, आपका एक लेवल बढ़ता जाएगा। यानी एक इंसान कहे कि मैं आज 22 साल का हूँ, मैं पाक आर्मी ज्वाइन करूँ और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊँ, वो बकवास कर रहे हैं। यानी वो ऐसे नहीं होता। एक बंदा कहे मैं आज CSS का एग्जाम पास किया, तीसरे साल में चीफ सेक्रेटरी लगा दें, भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। यानी पूरा एक प्रोसेस है। आप आर्मी में जाएंगे तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करेंगे एंड देन यू विल कीप ऑन मूविंग ऑन, एवरी 2, 4, 5 ईयर्स आपकी कोई ना कोई प्रमोशन आएगी और फिर 28 साल के बाद आप जनरल बन सकेंगे, वो भी इफ़ यू आर वन ऑफ द बेस्ट और केपेबल लोगों में से होंगे तो, वरना नहीं। इसी तरह से यही काम CSS के अंदर होता है। क्या आप CSS पास भी कर लिया, आप उन 300 खुश नसीबों में से थे जो हर साल पाकिस्तान की CSS की ब्यूरोक्रेसी यानी ज्वाइन करते हैं, इवन देन आफ्टर ज्वाइनिंग तो अक्सरियत है जो वहाँ पे 18वें स्किल पे रिटायर हो जाती है। कुछ 19वें पे रिटायर होते हैं, कुछ 20वें पे। सेक्रेटरी बनना वो 1-2 ने बनना होता है, सब थोड़ी बन सकते हैं। तो लिहाजा यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव वो है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेहनत भी करनी होगी, मुझे जान भी मारनी होगी सॉरी, तो और मुझे उस पर फुल टाइम एफर्ट करनी होगी। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, फिर आप पाथ डिसाइड करते हैं कि इस कैरियर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए मेरा पाथ ये है। और वो जो पाथ होता है ना, उस पाथ में ये है जो आप जिस जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं ये उसका हिस्सा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप गलती कर रहे हैं, फिर आपको ये रिज्यूम बनानी ही नहीं चाहिए। ये सारी कहानी आपने क्लाइंट को नहीं सुनानी, ये आपके लिए। और ये समझना है आपने कि आप क्लाइंट को क्या ऐसे तरीके से रिज्यूम बना के दें कि उसकी रिज्यूम फिर आगे विन भी करे और वो कहे कि बस ये बंदा जो रिज्यूम बना के देता ना ये लेवल है। वो सारे उस कहानी तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी बातें समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं इतनी रामलीला में आ गया कि भाई आपको ये समझना होगा कि उस बंदे का कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है और उस बंदे ये जो जॉब ज्वाइन करने जा रहा है ये उसके पाथ में कहाँ तक उसको बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर वो ये बात डिफेंड नहीं कर सकेगा तो कंपनी उसको रखेगी ही नहीं, वो होगा फेल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और वो तंग आपको करेगा, आपका ऑर्डर कैंसिल करेगा, आप पैसे खा जाएगा, कहेगा तुमने रिज्यूमे ठीक नहीं बना के दी, तुमने ये बात ऐसे लिखनी ही नहीं थी, इससे तुम्हारा इंटरव्यू बेकार हो गया, ये है वो है। सो लेट्स मूव ऑन। तो आज हमने ना बुनियादी 2-3 बातें डिस्कस की। सबसे पहली हमने ब्रांडिंग सीखी, बिजनेस कार्ड बनाना सीखा। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, हमने अपने रिज्यूम के अंदर कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना सीखा। और हमने अपने कैरियर को जब हम डिफाइन कर लें तो हमारा जो भी हम रिज्यूम बनाने जा रहे हों वो एब्सोल्युटली परफेक्ट और क्लियर होनी चाहिए हमारे कैरियर ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। अगर ऐसी होगी तो आपको जॉब मिलेगी, वरना मेरा भाई मेरी बहन जॉब भूल जाएं। वो ठीक है, वो आपको अगर अदरवाइज इवेल्युएट कर लेंगे, वो आप उनके लिए गुड फिट है, उनकी मजबूरी है, वक्त पर आपको रख लेंगे, लॉन्ग रन में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो लिहाजा ये बातें दिल पे लें थोड़ा सा और इन चीज़ों को समझें। तो अभी हम ज़रा आगे चलते हैं, सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही चलते हैं। आज हमें बहुत टाइम ले लिया है, छोटा सा टास्क है जी इसके ऊपर आप लोगों के लिए। एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करें, एक रिज्यूम डिज़ाइन करें और एक छोटी सी स्लाइड डिज़ाइन करनी है, सिर्फ अपने बारे में, अपने आप को फीचर करना है उसके अंदर, अपनी ब्रांडिंग करें। और ब्रांड करने के बाद अपने लिंक्डइन पे, अपने जो फेसबुक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस है, वहाँ डालें कि यार हमने सीखा है, हमने किया है
और आइंदा से आप हमें इस नाम से जानेंगे और ये चीज़ है। भाई पैसे ना करें लेकिन एटलीस्ट लोगों को दिखाएं तो सही ना, लोग आपके बारे में बेसिक्स तो जानते हो ना कि भाई कुदसिया ताहिर साहिबा बैचलर्स किया हुआ है फलां जगह से और ये मैडम ये काम कर सकती हैं, तो कल कल मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनके साथ वो कर लूँ। कल एक ऐसा हुआ, कल हम एक छोटा सेशन करते, वहाँ एक भाई आए हुए थे, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने आए हुए थे। गपशप में उन्होंने बताया कि वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, माइक ऑन करके। एंड लोगों की समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करें। भाई वो अपना ब्रांड बना रहे थे भाई सेशन के अंदर, अपना ऑन करके माइक, और क्वेश्चन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी सारी कहानी सुना दी कि सर मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है। अरे इन शॉर्ट वो जितने भी लोग सेक्शन में थे 10 15 20 जितने भी थे उन सबको पता चल गया कि भाई ये करते हैं। तो लिहाजा उनको बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि जब मुझे उस बंदे की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये ऐसे ही है कि आपको पता हो कि मोहल्ले के अंदर में अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा चक्की आटे की लगाए और आपने हर महीने आपको आटा तो चाहिए, और तो आटा ख़रीदने आप कहाँ जाते हैं, आप किसी एक जगह जाते हैं, स्पेसिफिकली पता चल जाए फलां बंदा है वो ये काम करता है, तो चीज़ ऑब्वियस कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसी के पास जाएंगे। इसी तरह से आप लोग सबका हाल है, ठीक है। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू अनाउंस योर सेल्फ कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमारी तरह का एस एन एस जॉइंट्स क्या करता है, एस एन एस जॉइंट्स ट्रेनिंग देता है, एस एन एस जॉइंट्स क्या करता है, एस एन एस जॉइंट्स इनोवेशन पे काम करते हैं, एस एन एस जॉइंट्स क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पे काम करें। मतलब अगर मैं खुद नहीं बताऊँगा तो दुनिया क्यों किसी को बताएगी मेरे बारे में। ये बात क्लियर हुई है सबको। तो भाई खुद को खुद बताना पड़ेगा, खुद को खुद बताना पड़ेगा। आप अपने आप को खुद ब्रांड नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए ब्रांडिंग नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आप अक्सर ये बात सुनते होंगे, देखते होंगे, लोग आपको कह रहे होंगे, और इवन कभी कभी हम भी कहते हैं एज अ कंपनी। और सबसे बड़ी फजूल बात होती है क्या है जी, कि काइंडली ये जो हमारी पोस्ट है इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने साथ सबको कहें कि वो करें। अच्छा कभी करते हैं लोग, या आप लोग कभी करते हैं किसी को ऐसे? यू गाइस नो इट कि ना हम करते हैं ना किसी और ने करना है, लेकिन हम फिर भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना। सबसे वेस्ट मतलब होती है थर्ड क्लास एक्टिविटी। आज मैं देख रहा था अभी कि हमारे A02 प्रोग्राम की हम सारी रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, उसका टोटल वॉच टाइम जो अभी तक आया था 6 लेक्चर्स का वो था शायद 14 आवर्स, और उसकी एवरेज जो प्ले था ना सिर्फ 2 वीडियोस का सबसे ज़्यादा प्ले हुई थी वो था शायद 4 मिनट्स। एंड आई वाज लाइक यार ये एवरेज टाइम इतना कम क्यों है। यानी या तो फिर लोग उसको क्लिक करते हैं छोड़ देते हैं, और या ये कि एक दो लोगों ने देखी हो, इससे ज़्यादा लोगों ने देखी ही नहीं है। मीन्स हमारे लिए बड़ा अस्टॉनिशिंग था कि 6 घंटे के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, 230 लोग इनरोल्ड हैं, और लेक्चर में हैं 30 लोग, और बाकी सब कह रहे हैं कि सर हम लेक्चर्स लेके सीख लेंगे। तो वो लेक्चर लेके सीख लेंगे तो इतने तो वॉच आवर्स नहीं होने चाहिए थे, वॉच आवर्स ज़्यादा होने चाहिए थे वीडियोज़ के। एंड पीपल आर नॉट डूइंग दैट, इसी। तो क्या होता है इससे मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ब्रांड करते हुए, तो कोई भी आपका ब्रांड क्यों शेयर करेगा। आप उसको पैसे दे रहे हैं और वो आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई आपका कोई मतलब बहुत ज़्यादा सगा है, क्यों कोई करेगा। बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। और आप किसी को कहते भी हैं थोड़ा सा, वो हो सकता है आपका लिहाज रखने के लिए वक्ती तौर पे एक आधी दफ़ा कर भी दे, बट इन द लॉन्ग रन आपके ब्रांड को करना ये ज़ाती तौर पे हमारे मतलब बाय नेचर बड़ा मुश्किल है। और जो लोग करते हैं वो बेसिकली अपनी नेचर को ख़त्म कर रहे होते हैं इन शॉर्ट, या वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं इन शॉर्ट। या आप दो में से कोई एक बात समझ सकते हैं, या तो बंदा आपके साथ बड़ा सिंसियर है, आपको आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, आप लोगों को बता रहे हैं यार इस बंदे से ये है तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं, इससे आप मतलब उससे ठीक है दोनों को फ़ायदा होगा, आप वो नेटवर्किंग आप दोनों की करवा दें। तो ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह आप दुनिया में हर किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो अगर आपको किसी अच्छे इंसान के साथ नेटवर्क बना देता है, चाहे वो अच्छा इंसान किसी भी तरह से आपको बिजनेस दे या ना दे, अदरवाइज अच्छा इंसान है, तो आप याद रखिएगा आपने उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना है सब ने। क्लियर है ये बात कि अगर कोई इंसान आपका किसी अच्छे इंसान के साथ नेटवर्क करा दे तो आप उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ये आजकल अच्छे इंसान बड़े कम मिलते हैं दुनिया में जी। अब पहले मैं सिर्फ सॉफ्ट स्किल लिखा होता था, तो आजकल मैंने सॉफ्ट स्किल के नीचे कहानी शुरू कर दी है। मैंने कहा चलो ये पढ़ें, लोगों को पता तो चले सॉफ्ट स्किल होती क्या है। देखिए सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं, इनको पावर स्किल भी कहते हैं, इनको कॉमन स्किल्स भी कहते हैं, इनको कोर स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है। और मज़े की बात इनकी ये होती है, सॉफ्ट स्किल्स ये वो स्किल होते हैं जो हर प्रोफेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और ये जेनेरिक होती हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता बंदा कहे मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्ट स्किल सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता बंदा कहे मैं साल के तौर पर मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी की सॉफ्ट स्किल सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बोंगी मार रहा है इन शॉर्ट। होता क्या है कि ये सॉफ्ट स्किल्स जो है ना कम्युनिटी लेवल पे होती हैं, जैसे डिजिटल स्किल इंडिविजुअल लेवल पे होती है ना कि मेरी डिजिटल स्किल, लेकिन सॉफ्ट स्किल जो है ना ये कम्युनिटी लेवल पे होती है। दूसरी बात ये कि सॉफ्ट स्किल जाहिर होती है आपके इंट्रैक्शन के साथ। आप जब कभी किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना तब सॉफ्ट स्किल ने काम आना है। उसमें आपका बिहेवियर होगा, आपका टीम वर्क है, आपकी कम्युनिकेशन है और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक हो गया, ये बात सबको समझ आती है। बिहेवियर, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और इस तरह की और बातें।
तो ये सारी सॉफ्ट स्किल हैं, ये इंडिविजुअल की सॉफ्ट स्किल नहीं होती। सॉफ्ट स्किल हमेशा कब आपकी जाहिर होंगी, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर आप में से कोई एक शख्स ऐसा है जो बिल्कुल क्लास में चुप, एक तरफ, किसी से बात नहीं करनी, कोई बात कर ले तो उसके साथ शर्मिंदगी हो जाती है उसको, और उसको मसला हो जाता है, या उसके पता नहीं क्या, उसका ईमान डगमगा जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसके साथ, और वो स्ट्रेस्ड, मतलब मुंह बना हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या उसकी सॉफ्ट स्किल अच्छी है? इट इज़ ऑब्वियस कि ही इज़ थर्ड क्लास है एट सॉफ्ट स्किल्स, वो बिल्कुल बेकार है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, और वो कुछ नहीं कर सकेगा दुनिया में। उसको प्रोग्रेस करने के लिए अपने इन तमाम फियर्स, इन तमाम वीकनेसेस के ऊपर काबू पाना होगा। दुनिया के अंदर अगर आप एक्सेल करना चाहते हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरीन, ठीक है। और इसकी ना, मैं ज़ाहिर बात है अम्बिया और औसियाए रसूल या अहलुल बैत या असहाब रसूल की एग्जांपल्स नहीं देता, मैं आपको कॉमन मैन की एग्जांपल देना चाहता हूँ। 20वीं सदी के अंदर कुछ ऐसे कॉमन मैन हैं जिनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत टॉप क्लास की थी। उनमें से मैं कुछ मुस्लिम्स और कुछ नॉन मुस्लिम्स दोनों को काउंट करना चाहूँगा। पहला जो मुस्लिम है दैट इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सॉफ्ट स्किल्स आप उनकी देखें फिर, ठीक है, टीम वर्क उनका देखें, उनका बिहेवियर देखें, उनकी कम्युनिकेशन देखें, उस बंदे का एटीट्यूड देखें, आप उस बंदे की पंक्चुअलिटी देखें, उस बंदे की डिसीजन मेकिंग देखें। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बंदा बताऊँ, हिटलर। ये एक ही असर के दोनों हैं। हिटलर बंदा, कम्युनिकेशन स्किल उस भाई की देखें, भाई पूरी एक कौम को ना जंग पे मरने मारने पे अगले ने तैयार कर दिया। आप कर सकते हैं? आप तो हो सकता है अपने साथ बैठे भाई को पानी का गिलास मंगवाने के लिए आप ना मना सकें। तो भाई ये बड़ी हिम्मत होती है, बड़ा एक ये स्किल का लेवल है उस बंदे का। अच्छा, इसी 20वीं सदी से ही एक तीसरी मिसाल दूँ आपको, मुसलमानों की है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बहुत अच्छी मिसाल आपको लगेगी, ठीक है। मतलब मैन सॉफ्ट स्किल्स में बंदा कमाल, निगोसिएशन, डिस्कशन, तकरीरें, सारा कुछ लेवल, ठीक है। 20वीं सदी की एग्जांपल्स जानबूझ के मैं दे रहा हूँ। चौथी भी एग्जांपल दूँ, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, ये यूके का प्राइम मिनिस्टर था। इस बंदे की सॉफ्ट स्किल्स, कहते थे हज़ारों का मजमा, अंग्रेज था तो अदरवाइज बड़ा बहुत हैवी किस्म का स्पीकर था। सॉफ्ट स्किल्स उस बंदे की बड़ी कमाल थी, ठीक है। इस तरह और भी लोग, तो पीपल हैव बीन बेस्ट एट सॉफ्ट स्किल्स। आप 21वीं सदी की एग्जांपल्स मेरे से मांगेंगे पॉलिटिशियंस में से, तो बराक ओबामा सब जानते हैं, ब्लैक था, अमेरिकन के अंदर आया, वहाँ पे आगे अगला उनका प्रेसिडेंट बन गया, एक दफ़ा नहीं फिर 2 दफ़ा, अंदाज़ा कर लें। उससे पहले भी वाइट, उसके बाद भी फिर वाइट, गोरे, समझ रहे हैं? तो भाई ये सॉफ्ट स्किल्स ना, ये आपको हमेशा स्टैंड आउट करती हैं। सॉफ्ट स्किल होती ही आपको स्टैंड आउट करने के लिए है। डिजिटल स्किल आपको अकेले बैठ के आप काम कर सकेंगे डिजिटल स्किल और टेक स्किल के साथ। सॉफ्ट स्किल हमेशा आपको स्टैंड आउट करने के लिए होती हैं। अगर आप स्टैंड आउट नहीं करना चाहते, अगर आप पूरी एक बेसिक सी कम्युनिटी में से मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना चाहते, आपको सॉफ्ट स्किल पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू डू सो, आपको सॉफ्ट स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे नहीं पता आप सबका क्या लेवल है, अदरवाइज एक जेनरिक आपको बात कर रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी बेस्ट तो आपको सॉफ्ट स्किल पे काम करना होगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं सॉफ्ट स्किल के ऊपर हमेशा करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर बेस्ट पॉसिबल किसी इंसान की सॉफ्ट स्किल थी, वो किसकी थी फिर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए जो है ना, सॉफ्ट स्किल का जब भी सेक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, हम कुरान पाक का एक रकू डिस्कस करते हैं, डिस्कस नहीं करते, सॉरी मैं हमेशा गलत लफ्ज़ कहता हूँ, हम कुरान पाक के रकू की सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हम इसकी तफसीर नहीं करते। तो तफसीर मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, भाई जिसका दिल है वो खुद सीखे, खुद पढ़े, क्योंकि तफसीर से अक्सर लोग कुरान ही बदल देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो दिस इज़ बेसिक ट्रांसलेशन जो मुझे बहुत सिंपल लगती है, मैं वो वाली ट्रांसलेशन वहाँ से पिक करता हूँ और ये हम पढ़ते होते हैं। एंड देन वी गो फॉर हदीस, एंड देन वी गो फॉर saying of Imam Ali alayhi salam, and then we go for a small reading at that side. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. O children of Israel, call to mind my favor which I bestowed on you, and that I made you excel the nations. And be on your guard against a day when one soul shall not avail another in the least, neither shall intercession on its behalf be accepted, nor shall any compensation be taken from it, nor shall they be helped. And when we delivered you from Pharaoh's people, who subjected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your Lord. And when we parted the sea off for you, so we saved you and drowned the followers of Pharaoh, and you watched by. And when we appointed a time of 40 nights with Musa, then you took the calf for a god after him, and you were unjust. देखिए ना, अल्लाह ताला अदल, देखे ना, अदल होता है जस्ट होना,
और अनजस्ट यानी तुम नाइंसाफ थे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम मुशरिक हो गए, यानी तुम यानी अदल नहीं कर सके। तो जो मुआशरा अदल से बाहर, उस पर अल्लाह के देखें कितना सख्त कलाम है, समझने के लिए बस। Then we pardoned you after that so that you might give thanks. And when we gave Musa the book and the distinction that you might walk aright, and when Musa said to his people, O my people, you have surely been unjust to yourselves by taking the calf for God, therefore turn to your Creator penitently. So kill your people. This is best for you with your Creator. So he turned to you mercifully, for surely he is the oft returning to mercy, the merciful. अच्छा, यहाँ भी जो लिखा है ना, सो किल यूर पीपल, ये बेसिकली ये कॉन्टेक्चुअल है। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली उनको कत्ल करना है। इसका मतलब ये होता है, मतलब इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं कि वो जिस बिलीफ पे आ गए हैं ना, ये जो काफ को वो करने वाला था, तो उनका बेसिकली वो ये खत्म कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। Then we raised you up after your death that you may give thanks. And we made the clouds to give shade over you, and we sent to you manna and quails, यानी मना जो मनो सलवा का खाना उनको मिलता था, eat of the good things that we have given you, and they did not do us any harm, but they made their own souls suffer the loss. And when we said, enter this city, then eat from it a plenteous food wherever you wish, and enter the gate making obeisance and say forgiveness. We will forgive you your wrongs and give more to those who do good to others. देखें जी, कितना ज़्यादा लोगों के साथ अच्छाई करने पे कितना ज़्यादा कुरान फोकस करता है। और हम लोग कहते हैं कि मैं उसके साथ क्यों अच्छाई करूँ, हैं उसने मेरे साथ की थी। But those who were unjust changed it for a saying other than that. देखें फिर जो वही अदल के साथ वाला लफ्ज़ है कि जो अदल नहीं कर पा रहे थे, unjust, than that which had been spoken to them. So we sent upon those who were unjust a pestilence from heavens, because they transgressed. औकात से बाहर आ गए थे जी, ये जो कहा गया था वो नहीं किया, फिर गए। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई 9 अजाब आए हैं। खून का अजाब था, मेंढकों का अजाब था, वो पता नहीं कितने और 9 अजाब हैं। तो एक अजाब ये है, ठीक है जी, पेस्टिलेंस उनके ऊपर ना अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए, आसमान से गिरे, पेस्टिलेंस। और पेस्टिलेंस क्या होती है बाय द वे? वबा। Sorry. So let's move on to Hadith. Allah's messenger said, I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah, in La ilaha illallah, and that Muhammad is Allah's messenger and Muhammad is Rasulullah, and offer the prayers perfectly. जी नमाजें अदा करनी है सब ने, हमें छोड़ देते हैं। And give the obligatory charity, ज़कात दें। So if they perform that, अगर आप ये काम कर लेते हैं, ठीक है, then they save their lives and property from me. यानी किताल का हुक्म है जब तक ये ना करना शुरू कर दें, ठीक है, from me except for Islamic laws, and then their reckoning accounts will be done by Allah. यानी ये तो मेरे तक लाजिम है, उसके बाद बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें। और हम लोग क्या कहते हैं, यानी नमाज अदा करने का कहते हैं ये पर्सनल मामला है, सब कहते हैं ना, आप भी मैं भी। और इसी तरह से ये देखिए हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 25, बुक 2 की हदीस 18 है। आप खुद इसको जाके पढ़ सकते हैं, ये लिंक भी गिवन है स्लाइड के अंदर, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, टू फाइट अगेंस्ट द पीपल, ठीक है, तब तक कब तक, जब वो टेस्टिफाई कर लें, यानी दिल से इसकी शहादत देते हैं और इस पर काम करना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज अदा करना शुरू कर दें और ज़कात देना शुरू कर दें। फिर मेरी तरफ से वो आज़ाद है, इसके बाद फिर वो जो भी करते रहें, बाकी आगे सब अल्लाह का। लेट्स मूव ऑन। सेइंग्स ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो चैरिटी इज़ एन इफेक्टिव क्योर एंड द एक्शंस ऑफ पीपल इन देयर प्रेजेंट लाइफ विल बी बिफोर देयर आइज इन द नेक्स्ट लाइफ। ठीक है जी, जो यहाँ करोगे फल अगली दफ़ा पाओगे। और चैरिटी इज़ एन इफेक्टिव क्योर, एक सच्चाई है जी। सो लेट्स रीड आउट दिस आर्टिकल, थोड़ा सा पढ़ेंगे एज यूजुअल,
जस्ट 2 से 3 मिनट और फिर हम आगे चले जाएंगे। द स्कॉलेस्टिक लीडरशिप, आर्टिकल नंबर 7, पैरा 1, स्कॉलेस्टिक लीडरशिप। Man is tied to his destiny. His destiny is to know. The one who knows is better than the one who does not know. आप खुद देख लें, आपके नज़दीक जो इंसान नहीं जानता, आप उसको क्या समझते हैं? तुम तो मैट्रिक पास हो, मैं बीएस कर रही हूँ, मैं बीएस कर रहा हूँ, कहते हैं ना। तो द वन हु नोज इज बेटर देन द वन हु डज नॉट नो। वैसे दीन इस्लाम का भी यही हुक्म है कि इल्म वाला जाहिल से बेहतर है। His curious nature forces him to jump into new theaters time and again. Curious nature यानी जो बंदा रिसर्च की साइड, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, नई नई चीज़ें सीखने पे शौक रखता होगा, ये नेचर उसको फोर्स करती है कि भाई नए नए सीन्स में जाओ, नए नए काम करो, नए नए पंगे लो और हर वक्त करते रहो एक के बाद एक। When his curiosity is satisfied, he appears better than what he was earlier. और हर एक चीज़ सीखने के बाद उसको लगता है कि भाई अब मैं अच्छा हो गया। The one who knows tells the one who does not know. A process of give and take takes birth. ठीक है जी, उस्ताद हमेशा शागिर्द को सिखाएगा कि उस्ताद को पता है और हमें नहीं पता। A legacy is shaped. अब ये जब कहानी होगी तो फिर क्या होगा? एक लेगेसी बन जाएगी कि गिव एंड टेक इसी तरह से चलता रहेगा। With devoted efforts, genuine knowledge is the harvest. ठीक है, डिवोटेड एफर्ट होती है, उससे क्या होता है कि जो हकीकी इल्म है ना, वो उसकी काश्त है फिर। ओके, द हेवनली टीचिंग्स एंड द apostles helped man know his exact dimensions. ठीक है, ये जो स्टार्ट में हमने एक लेक्चर नहीं किया था डायमेंशंस के ऊपर, तो हकीकत से तो हमें यहीं से मिलती है ना कि हेवनली टीचिंग से और अंबिया कराम से हमें ये पता चला है। एंड द apostles helped man know his exact dimensions in knowing, being and expanding. The legacy was ruptured when pretenders entered the theater. The teacher and the taught suffered the same fate. And this is it. आगे आप इंशाल्लाह खुद पढ़ेंगे जब आपको ये स्लाइड शेयर कर दी जाएगी। सो आमतौर पर स्लाइड शायद शेयर नहीं की जाती। आई वुड लाइक कि ये स्लाइड आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दी जाए। लेट्स मूव बैक जी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, आज टाइम बहुत हो गया, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। आप आई होप कि आप सब थक चुके होंगे। तो इसमें सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि स्केड्यूल मैनेजमेंट इज़ कि आपकी रूटीन क्या होगी। उस रूटीन को मैनेज करने का बड़ा बुनियादी सा कुलिया है, वो ये है कि आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं ना ज़िंदगी के अंदर, उनको आप मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, और जो फजूलियात उनको एलिमिनेट कर दें। आप एक छोटा सा एनालिसिस करें। उस एनालिसिस में पहले भी शायद आप लोगों को जो थे सेशन में उसको बता चुका हूँ कि भाई आपके अर्जेंट वर्क कौन से हैं और आपके इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं। अगर तो कोई चीज़ अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है वो फ़ौरन कर लें, अगर कोई नहीं है तो फिर कोशिश करें कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है चलें वो कर लें। इसके अलावा जो 2 कैटेगरीज वैसे फजूल हैं उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अच्छे प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं और अपना टाइम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो स्केड्यूल मैनेजमेंट ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक प्रोफेशनल की लाइफ के लिए। जो इंसान प्रो बनना चाहता है उसके लिए ये काम करना चाहिए उसको। सो लेट्स मूव ऑन। ये आपका टास्क है एज यूजुअल। आई होप कि आप सब करेंगे इसको। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा करेंगे। फ्रीलांसिंग क्या होती है इस पर हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 6 चीज़ें अगर किसी इंसान के काम में हों तो वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। ठीक है, और इंटरनेट ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया। फ्रीलांसर्स खैर पहले भी थे। तो इससे क्या है कि एक फ्रीलांसर भी इंडिविजुअल काम करता है। इसमें डिजिटल स्किल इंडिविजुअल लेवल पे होती है ना, इसलिए फ्रीलांसर भी इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। दिस इज़ द रीज़न कि डिजिटल स्किल सीखने के बाद ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आ जाते हैं फिर। सो टिप ऑफ द डे इज़ का सेट योर रूटीन, दैट्स इट। सो हमारा टाइम वैसे काफ़ी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर टुडे। और अगर अभी किसी का जो है ना, और आज का टास्क क्या है कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अपनी रूटीन सेट करें और उसमें अपनी फैमिली को अपने टाइम देना है। अगर आप ऑलरेडी नहीं दे रहे तो ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हैं तो, और आप सिर्फ फैमिली को ही टाइम दे रहे हैं तो फिर इसका होगा कट टाइम फ्रॉम योर फैमिली। इसको उल्टा कर लें फिर मैं प्रोफेशन को भी कोई टाइम दे दो। सिर्फ घर वालों से गप्पे मार मार के लोगों की ये बातें कर करके तो कुछ नहीं ना होता। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, घर वालों को भी टाइम दें और प्रोफेशन को भी टाइम दें।